नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक आपराधिक घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये घटना मेरे आईजी रेंज बरेली रहते हुए घटित हुई थी। मैं जनवरी में 1 जनवरी को प्रमोट होकर आईजी रेंज बरेली हो गया था। डीआईजी रेंज था वहीं पर, प्रमोट होकर वहीं आईजी रेंज हो गया था। ये बात है 23 मार्च 2021 को। उस समय एसपी पीलीभीत थे जयप्रकाश। उन्होंने सवेरे सवेरे कोई 8:30 पौने 9 बजे के आसपास ही मुझे मेरे शासकीय फ़ोन पर अवगत कराया कि सर एक जनपद में गंभीर घटना हो गई है। उन्होंने बताया कि थाना बीसलपुर क्षेत्र के अंतर्गत अली हसन अंसारी का एक ईंट का भट्ठा है, जिसको लोग सोनी भट्टे के नाम से जानते हैं। इसी भट्टे पर राम प्रताप शर्मा अपने परिवार के साथ, जो झुपड़ियाँ बनी होती हैं ईंट भट्ठा लेबर की, उसमें रहता था और भट्टे पर पूरे परिवार के साथ ईंट की पथाई का काम करता था। उसकी 2 बहनें, पूजा 20 वर्ष, अंशिका 18 वर्ष। कल दिनांक 22, उसने ये बताया कि कल 22 मार्च को शाम को 7 बजे शौच के लिए निकली थी। जब वापस नहीं आई और ढूंढा गया तो ये पता लगा कि छोटी बहन अंशिका की लाश, जो भट्ठे से मुख्य मार्ग है बीसलपुर से पीलीभीत जाने वाला, उस पर सड़क के किनारे उसका शव पड़ा हुआ है और दूसरी बहन को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी अभी ये पता लगा है कि उसकी लाश सड़क के उस पार, इस पार सड़क के किनारे छोटी बहन की लाश मिली, सड़क के उस पार राम कुमार के खेत के पास यूकेलिप्टस के एक पेड़ पर लटकी हुई पाई गई है। यह सूचना उन्हीं लड़कियों के भाई राम प्रताप शर्मा ने थाना बीसलपुर पर करीबन 8:15 बजे दी है। एसपी ने बताया कि मैं भी मौके के लिए रवाना हो रहा हूं। मेरे एडिशनल एसपी और सीओ भी वहां पहुंच रहे हैं। चूँकि घटना गंभीर है, 2 अविवाहित टीनेज लड़कियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और इस समय जो माहौल चल रहा है, अभी इसके बारे में 20 जगह से पूछा जाएगा और इसके बारे में तरह तरह की कहानियाँ बताई जाएंगी। एसपी पीलीभीत मौके पर पहुंच रहे थे। मैंने उनको बताया कि मैं भी तुरंत बरेली से चलकर वहां पहुंच रहा हूं, क्योंकि घटना गंभीर थी। मैं घटनास्थल के लिए रवाना हो गया। एसपी, एडिशनल एसपी, जो वहाँ के एडिशनल एसपी पीलीभीत पवित्र मोहन और सीओ बीसलपुर वहाँ मौजूद थे। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम्स भी बस हम लोगों के साथ साथ ही पहुँच रही थी। सबसे पहले मुख्य मार्ग के किनारे, जहाँ अंशिका, छोटी वाली बहन जिसकी उम्र 18 वर्ष थी, उसकी बॉडी मिली थी, वहाँ हम लोग पहुँचे। वहाँ पर देखा गया, उस जगह की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। जिस जगह बॉडी पड़ी मिली थी, वहाँ की घास, थोड़ा बहुत घास दबी हुई थी और आसपास की मिट्टी, हरे पौधे और घास पर संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। न तो वहाँ ऐसा लग रहा था कि यहाँ किसी तरह की कोई घटना घटित हुई है। घटनास्थल देखने पर यह स्पष्ट हो गया कि अंशिका को कहीं और मारा गया है और उसकी बॉडी को लाकर यहाँ फेंक दिया गया है। डॉग भी बहुत कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मुख्य मार्ग के ठीक बगल की बात थी। बहुत ढेर से लोग वहाँ गुजरे थे, बहुत भीड़ लगी थी। ढेर सारे दोपहिया और 4 पहिया वाहन मुख्य मार्ग की वजह से वहाँ आए गए थे। पेट्रोल और डीजल की महक बहुत पंजेंट सड़क पर सुंघाई, जो स्पष्ट महसूस हो रही थी। इसलिए बहुत ज़्यादा डॉग स्क्वाड भी उसमें डॉग कुछ कर नहीं पाया। अंशिका की बॉडी जहाँ मिली थी, सड़क पार करने के बाद कोई 500 मीटर जब आप भीतर की तरफ जाएंगे, वो भी एक कच्चा रास्ता है। बॉडी जहाँ मिली थी, वहाँ से भट्ठे की तरफ जब आप जाना चाहेंगे तो करीबन 500 मीटर कच्चा रास्ता है और वो अपने आप बाईं तरफ मुड़ जाता है। और करीब 200 मीटर और कच्चा जाने के बाद भट्ठे के, जहाँ ईंट की पथाई का कार्यक्रम होता है, जहाँ वो लोग ईंट की मिट्टी से उसको सांचे में ढालते हैं और उसके बाद उसकी चिमनियाँ होती हैं, जहाँ भट्ठों को भीतर रख कर उसको आग में जलाया जाता है। वहाँ पर पुरानी और बेकार ईंटों के सहायता से बने हुए छोटे छोटे कच्चे झोपड़ियाँ हैं, जिनकी छत, जिनकी ऊपर फूस का कवर लगा होता है और इसी में भट्ठे पर मजदूरी करने वाले लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। कुल 6-7 परिवार वहाँ पर रह रहे थे।
और वहाँ से आप निकलेंगे तो कच्चे मार्ग से फिर कच्चे मार्ग पर आएंगे और फिर पक्का मार्ग जहाँ मिलेगा वहीं दाहिने हाथ की तरफ अंशिका की बॉडी मिली थी। अब वहाँ से सड़क पार कर लें और फिर 500 कदम आगे जाएं, वो भी कच्चा मार्ग है सड़क के उस पार। जैसे इस पार कच्चे मार्ग में आके भट्ठे तक पहुँचते हैं, वैसे सड़क के उस पार उसी तरह का एक कच्चा मार्ग है जो आगे खेतों की तरफ जाता है। वहाँ पर करीबन 500 कदम जाने के बाद यूकेलिप्टस का एक पेड़ है जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होगी। उस यूकेलिप्टस बहुत पुराना या बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी 8-10 वर्ष का रहा होगा, बहुत ऊंचाई नहीं थी। ज़मीन से ठीक ऊपर जो पहली डाल थी वो करीब करीब 9 फीट पे, 8 या 9 फीट पे वो डाल रही होगी और उसी डाल पर बड़ी बहन पूजा का शव लटका हुआ, एक तार से बंधा हुआ लटका हुआ मिला था। सभी लोग मौके पर पहुंच गए। इंस्पेक्टर बीसलपुर ने ये बताया कि बॉडी अभी थोड़ी देर पहले उतारी गई है और उसका पंचायतनामा करने के लिए, चूँकि भीड़ वहाँ पर ज़्यादा हो रही थी और फिर लोगों के दिमाग में बदायूं की एक घटना हमेशा बनी रहती है। पास में बदायूं में एक घटना कुछ साल पहले हुई थी जहाँ 2 बहनें एक पेड़ पर लटकती हुई पाई गई थी। जितने लोग पहुँचते गए वो उसकी फ़ोटोग्राफी करते रहे, वीडियोग्राफी करते रहे और फिर वो इतना दुखदाई था वो फ़ोटो या वीडियो देखने में कि उसका पूरे देश में बहुत हल्ला हुआ था। जो लोग अच्छी तरह से अखबार टीवी को फॉलो करते हैं उनको इस घटना के बारे में पता होगा। वहाँ पर कुछ लोगों ने जिन लोगों ने पुलिस के पहुँचने के पहले फ़ोटोग्राफ ली थी उनका भी पता करके उनको बुलाया गया कि वो फ़ोटो देख ली जाए कि किस अवस्था में उन्होंने ये फ़ोटो खींची थी, उसमें कोई चेंज तो नहीं हुआ है। वो तार कब्जे में ले लिया था पुलिस ने, एक पॉलीथीन में वो तार बंद किया हुआ था। जो जिन बच्चों के पास उसकी फ़ोटो थी और फॉरेंसिक वाले जिन्होंने ये फ़ोटो ली थी उनसे फ़ोटो देखकर ये अंदाज़ लगाया गया कि उसके पैर लगभग थोड़ा थोड़ा उसके पैर ज़मीन पर टिक रहे थे और उस डाल से और ज़मीन तक की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 8 फीट या 9 फीट रही होगी। और जो उसमें तार बंधा हुआ था, अगर ऊपर वाले तार का घुमाव देख लें और फंदा देख लें तो वो भी 15 फीट से ज़्यादा का नहीं लग रहा था। ये वो तार है, वहाँ पर लोगों ने बताया कि साहब ये तार है जो लोग अपने खेतों में चारों तरफ खंभा या बल्ली लगा देते हैं। ये बेसिकली प्लास्टिक का तार होता है और इसमें चमकीली पन्नी लिपटी होती है, बहुत चमकीली पन्नी लिपटी होती है। उसके कुछ अंश बाहर लटकते रहते हैं। हवा चलने पर जब ये हिलते डुलते हैं तो चंद्रमा की रोशनी में ये चमकते हैं और पशु इससे डरते हैं और इसकी वजह से ये कांटेदार नहीं होता, ये प्लेन होता है। तो लोगों ने बताया कि जब वो चमकीला भाग उसका थोड़ा थोड़ा जो बाहर निकला रहता है, वो जब चमकता है तो उससे जो जानवर आते हैं उनको किसी आदमी के या लोगों के होने का भय लगता है और इस तरह उनके खेतों के पशुओं से रक्षा हो जाती है। वो अच्छा, राम कुमार के जिस पेड़ के खेत में जो वो पूजा की बॉडी लटकी हुई थी उसके पास के 2-3 खेतों में यही तार बंधे हुए थे। गले में जो फंदे वाला तार था जो उन्होंने दिखाया और जो बाकी लोगों ने जो फ़ोटो खींची थी, फॉरेंसिक वालों ने जो फ़ोटो दिखाई, वहाँ पहुँचने पे हम लोगों ने देखा कि ये तार ऐसा नहीं कि कहीं दूर से लाया गया है। ऐसा लगता है कि ये इन्हीं खेतों में लगे हुए तारों को काट के उसका फंदा बना के या तो इसने आत्महत्या की है या हत्या करने वालों ने इसको पेड़ पर लटका दिया है। उस समय एसपी पीलीभीत ने, जो सीओ थे वहाँ, इन लोगों को बताया गया कि भाई ये जितने तार लगे हुए हैं ये देखिए, इसमें कहीं पे 10-12 फीट फ्रेश कट वायर इसका जो ताज़ा काटा गया हो वो करीबन 15 फीट का कोई गैप अगर हो तो देख लीजिए और हो सकता है यहीं से काट के यहीं उसका इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेंसिक एविडेंस होता है। वहाँ से काटा गया है तो उसके कट एंड्स का मिलान होता है फॉरेंसिक लैब में और जब ये साबित हो जाए कि ये जो लटकाने वाला जो पार्ट है और जो खेत में लगा हुआ पार्ट है वो एक ही रस्सी थी तो इससे विवेचना में आगे मदद मिलती है। खैर, थोड़ी देर में 15-20 मिनट में किसी सब इंस्पेक्टर ने बताया कि ये साहब यहाँ बिल्कुल ताज़ा कटा हुआ फ्रेशली कट वायर है
और जो लगभग 10-15 फीट का होगा। उसको तुरंत उसकी फ़ोटोग्राफी की गई, वीडियोग्राफी की गई, उसको भी कब्जे में लिया गया। तो 3 घटनास्थल हुए। एक जहाँ वो पूजा की लाश मिली, दूसरी जहाँ अंशिका की लाश सड़क के किनारे फेंकी गई थी, और तीसरे ये लोग जहाँ रहते थे। 3 घटनाएं हुई। हम लोगों ने पहले अंशिका के बॉडी के मिलने का घटनास्थल देखा, फिर पूजा का देखा, फिर सारे लोग हम लोग वहाँ से भट्टे की तरफ गए जहाँ ये लोग रहते थे, क्योंकि वहाँ तार काटा गया था, यहाँ बॉडी पड़ी थी। यानी भट्टे से अगर कोई निकले तो ये दोनों स्थान रास्ते में पड़ेंगे, जहाँ अंशिका की बॉडी थी और जहाँ पर पूजा की बॉडी मिली हुई थी। वहाँ बाकी जितने परिवार वहाँ जो लेबर लोग हैं, जो वहाँ पर ईंट के पथाई का काम करते हैं, उनसे सबसे पूछा गया, लेकिन किसी ने भी कुछ बताने से इनकार कर दिया। सब ने यही बताया कि हम यहाँ थे, हम वहाँ थे, हमने कुछ नहीं सुना, हमने कुछ नहीं देखा, सवेरे हल्ला हुआ तो मुझको पता लगा तो फिर जाके मैंने देखा। इस तरह की बातें। किसी भी घटना पे लोग सामान्य रूप से इस तरह की गवाही से बचते हैं कि अभी बता देंगे तो पुलिस पूछेगी कि और कौन था वहाँ पर, कैसे पहुँच गए वहाँ पर। तो इन सब से बचने के लिए वो साफ मना कर देते हैं कि हमने कुछ नहीं देखा। उसके बाद उस छोटी सी झोपड़ी जिसमें पूरे परिवार के साथ राम प्रताप शर्मा रहता था, उसके भीतर क्राइम ब्रांच वालों को भेजा गया कि आप इसके भीतर देख लें कि इनकी कोई फ़ोटोग्राफ मिल जाए, इनके हाथ की कोई लिखावट मिल जाए, इनका फ़ोन नंबर मिल जाए, कोई डायरी मिल जाए जहां फ़ोन नंबर लिखा हुआ हो, दीवारों पर कहीं कोई फ़ोन नंबर लिखा हुआ हो। इस तरह की छोटी छोटी सूचनाएं जो हमें विवेचना में या इसके अनावरण में मदद कर सकती हैं, इसको देखने के लिए क्राइम ब्रांच के लोग भीतर गए। तभी उसी झोपड़ी के जो भीतर 2 कमरे पार्टीशन से बने थे, उसके बरामदे में कोने में एक हंसिया, जिसको जो फसल काटने के काम आता है, वो हंसिया दिखाई पड़ी। हंसिया के फलक की तरफ जिसमें जो धार होती है, उस पर चमकीली पन्नी ढेर सारी चिपकी हुई थी दोनों तरफ। निगाह पड़ी किसी की और उसको उसने कहा कि साहब ये हंसिया है, जिसको आप बांका भी कहते हैं, और जिसको और भी तमाम लोकल अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है। उसको संभाल के फॉरेंसिक टीम ने उठाया और उठा के हम लोगों को दिखाया। तो उसके पूरे धार की तरफ छोटे छोटे चमकीली पन्नियाँ लगी होती थी। ये वही पन्नियाँ हैं जो लटकाए हुए तार में चारों तरफ दिखाई पड़ती हैं। उसको जो उनके पास मैग्नीफाइंग लेंस होता है उससे देखा गया, तो उन्होंने बताया कि साहब इस हंसिया की जो धार है वो कुंद है, यानी बहुत शार्प नहीं है। और जो हम लोगों ने वहाँ जहाँ से काटा गया था वो तार कब्जे में लिया है, उसके भी कट एंड्स बहुत शार्प नहीं कटे हैं। प्लास से या ब्लेड से काटा जाता है तो बहुत शार्प कटता है, बहुत ही रफली कटे हैं। ऐसा लगता है कि 2-3 अटेम्प्ट में ये कटे होंगे। अगर 2-3 अटेम्प्ट उस तार में रगड़ा गया होगा हंसिया का, तो वो प्लास्टिक के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं और मेटल पर चिपक जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट लीड थी, इसको फ़ौरन कब्जे में लिया गया और इसको सील बंद किया गया। वहीं पर जो खेत से जो इनको वो तार मिला था, जहाँ से काट के उसे लटकने या लटकाने में इस्तेमाल किया गया था, वहाँ का जो कट एंड था वो, और हंसिया के जो उसका फलक है, जो उसका शार्प एज साइड है, उसको देखा गया। तो ये लग रहा था कि ये इसी से काटा गया होगा, क्योंकि वो काफ़ी रफ था। बहरहाल उस हंसिया को, उस पर पड़ी हुई इस पतली चमकीली पन्नियों को, और जो खेत से कट एंड्स लिए गए हैं उसको, और जिसमें लटका हुआ था उसको, एक सीरीज़ बनी जो फॉरेंसिक एविडेंस के रूप में इस्तेमाल की जा सकती थी। दोनों घटनास्थल पर वो जो दरांती भी, वहाँ लोकल दरांती कहते हैं, हंसिया है, बांका है, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन फसल काटने के काम आता है। वो टेढ़ा होता है, ऐसा अर्धचंद्राकार होता है। तो वो प्राइमा फेसी ये लग रहा था कि घर से कोई न कोई कनेक्शन, घर, फिर उसके बाद अंशिका के लाश के मिलने की जगह, फिर पूजा के लाश के मिलने की जगह, इन तीनों का जो सीक्वेंस बन रहा था वो प्राइमा फेसी ये बता रहा था
कि घर से इसका कोई न कोई संबंध जरूर है। खैर, दोनों शवों का पंचायतनामा महिला सब इंस्पेक्टर रेणु पाल से कराया गया। पंचायतनामा की सारी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उसकी एंट्री की गई और उनको पीलीभीत जिला मुख्यालय में मॉर्चरी भेज दिया गया ताकि उनका पोस्टमार्टम जल्दी हो सके। खैर, चूँकि हम लोग ही वहाँ 10, साढ़े 10, 11 बजे पहुँचे थे और उसके बाद ये प्रोसेस होते होते शाम को 3 बजे के आसपास ये पोस्टमार्टम के लिए बॉडी वहाँ पर पहुँच गई। ये पोस्टमार्टम चूँकि लड़कियों का था, ढेर सारी अफवाहें उस समय उड़ना शुरू हो गई थी कि दुराचार करने के बाद हत्या की गई, ये हुआ वो हुआ। व्हाट्सएप पे जो खबर चलती हैं, तुरंत कानों कान सुनी हुई खबरें, उन सब में इस तरह की बातें हो रही थी। लोग आजकल उसका वीडियो जो मौके से बनाते हैं उसे फ़ौरन ट्विटर पे टैग कर देते हैं। गवर्नमेंट के सारे बड़े अधिकारियों, बड़े नेताओं, इन सब लोगों को भी टैग कर दिया जाता है और वहाँ से धड़ाधड़ इसके बारे में सूचनाएं मांगनी शुरू कर देते हैं जिनके पास ये सूचना जाती है। खैर, इसका जो पोस्टमार्टम होता है वो पैनल से कराया जाता है। उस पैनल में कम से कम एक महिला डॉक्टर होना आवश्यक है और पूरी जो प्रक्रिया है पोस्टमार्टम की उसकी वीडियोग्राफी कराई जाती है। पैनल में 3 डॉक्टर बनाए जाते हैं ताकि अगर कोई राय में भिन्नता हो तो बहुमत की राय को मान लिया जाए। पीएम रिपोर्ट में अंशिका की जो कॉज ऑफ डेथ आई, कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ थ्रॉटलिंग, यानी अंशिका की मृत्यु गला दबाने और सांस रुकने के कारण हुई थी। स्पष्ट था कि इसकी हत्या की गई थी। पूजा में ये लिखा हुआ था कि कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ एंटी मॉर्टम हैंगिंग, यानी गले से फंदा बनाकर लटकने के कारण सांस रुकना मृत्यु का मुख्य कारण लिखा गया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ था कि दोनों का शव 1 दिन पुराना है। फिर आगे पोस्टमार्टम, ये चूँकि लिखा जाता है, मैं बार बार आपको बताता हूँ, उससे बहुत मदद मिलती है इन्वेस्टिगेशन में। उन्होंने लिखा 1 दिन पुराना, यानी अगर लगभग 1 दिन लिखा, यानी अगर उन्होंने 5 बजे पोस्टमार्टम किया है तो 1 दिन पहले 5 से 7, 8 के बीच की ये घटना रही होगी। स्टमक खाली पाया गया, यानी उस समय मरने से पहले जिस समय इनकी मृत्यु हुई है इन्होंने खाना नहीं खाया था। वहाँ पर जो खाना खाने का समय है वो लगभग 8 बजे है। सब अपना मजदूरी करके शाम को आते हैं नहा धो के और उसके बाद फिर खाना औरतें बनाती हैं। 7:30, 8 बजे तक ये खाना खा लेते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। अगले दिन फिर एकदम सुबह सुबह उठने के लिए। पोस्टमार्टम में किसी प्रकार के दुराचार की कोई भी बात नहीं आई, कोई सिम्टम नहीं मिले कि कोई भी किसी तरह का दोनों बच्चियों के साथ कोई दुराचार या कोई इस तरह की बात की गई हो जो कि नोटिस करने लायक हो। किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं हुआ। पीएम देर से हुआ। दोनों लाशों को अंतिम संस्कार के लिए उसके भाई राम प्रताप शर्मा को दे दिया गया। इनका जो मूल निवास था वो बिलसंडा के रहने वाले थे। दोनों बॉडी लेके ये लोग अपने मूल गांव बिलसंडा चले गए। वहाँ बॉडी पहुँचते ही नेतागिरी शुरू हो गई। 2 अविवाहित लड़कियाँ। पोस्टमार्टम हो गया और दोनों की मृत्यु में एक की तो स्पष्ट रूप से हत्या हुई थी, दूसरे की भी जैसा मरमरिंग थी कि दूसरे की भी हत्या हुई है। स्थानीय विधायक पहुंच गए, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के डेलीगेशन पहुंच गए, सारी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहुंच गई। जो घटना जिसका मैंने अभी जिक्र किया है बदायूं में कुछ साल पहले हुई थी, जहां 2 बहनें एक पेड़ पर लटकी हुई पाई गई थी और उनके फ़ोटो बहुत सर्कुलेट हुए थे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को इसमें कुछ उस तरह की बात दिखाई देने लगी कि 8-10 दिन का मसाला मिल गया और उससे इक्वेट करने लगे लोग कि वैसे ही है, इसकी लापरवाही, उसकी लापरवाही, वो देर से पहुँचे, वो जल्दी पहुँचे, पुलिस ने ये नहीं किया, पुलिस ने वो नहीं किया। खैर, बड़ी मुश्किल के बाद करीब 2 बजे के आसपास मान मनोबल के बाद पूरे ज़िले की फोर्स वहाँ लगाई गई। कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, भीड़ की वजह से, पॉलिटिकल पार्टियों के अलग अलग डेलीगेशन की वजह से, आरोप प्रत्यारोप की वजह से।
पूरे ज़िले की फोर्स लगाई गई और लगभग 2 बजे के बाद उनके परिजनों को राज़ी किया गया कि वो दोनों बच्चियों का अंतिम संस्कार कर दें और उसके बाद फिर हम विवेचना शुरू कर सकें। 2 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ। 3-4 बजे तक वो लोग अंतिम संस्कार करके अपने घर लौट आए। विवेचना शुरू हुई। इस बीच में जो 1 दिन का समय मिला, इसमें सर्विलांस वालों ने अपना कुछ काम शुरू किया और उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीड निकाल भी ली। उन्होंने अंशिका के मोबाइल नंबर, जो अंशिका के पास से बरामद हुआ था, बॉडी से उसके बरामद हुआ था, उसके मोबाइल नंबर पर एक अननोन नंबर से दिन में कई कॉल्स नोटिस की और हत्या के इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने के बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया। भाई राम प्रताप शर्मा की तहरीर पर क्राइम नंबर 132/21 धारा 302, 201 यानी हत्या और हत्या के बाद साक्ष्य को छिपाने का प्रयास, बदलने का प्रयास, घटनास्थल बदलने का प्रयास, इन धाराओं में ये पंजीकृत किया गया। और जैसा मैंने बताया कि सर्विलांस ने उसका पता जो नंबर से ज़्यादा बात करती थी अंशिका, चूँकि अंशिका के पास ये मोबाइल था इसलिए माना गया कि ये इसका मोबाइल है। तो उससे जो बात कर रही थी वो भट्ठे का ही मुंशी महेश मुंशी, उसका नंबर निकला। एक लीड मिल गई। महेश मुंशी को फ़ौरन थाने पर लाया गया। महेश मुंशी से अध्याय वाली पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने स्वयं सब चीज़ें बतानी शुरू की। उसने बताया कि जो फ़ोन अंशिका के पास बरामद हुआ है वो मैंने ही दिया था। अंशिका व पूजा दोनों ही भट्ठे पर ईंट की पथाई का काम करती थी और वो इतना फेवर चाहती थी कि हमारा जो ईंट है उसको पहले लगा दिया जाए ताकि हमको उसका पैसा मिल जाए। उसका पहले पैसा लेना, उसका जो अकाउंट जो उसकी लिखा पढ़ी होती है वो जाने पे, पर्ची मिलने पे उन्हें जल्दी पैसा मिल जाता था। लेकिन महेश मुंशी का ज़रूर कुछ न कुछ लगाव अंशिका से हो गया था और उससे बात करने की गरज से ही उसने ये मोबाइल और सिम उसको दिया था जो उसी के नाम था। महेश मुंशी के नाम का ही वो मोबाइल था। उसने बताया कि साहब अंशिका मुझसे बात करती थी और हम लोग जो है तमाम तरह की बातें करते थे और कभी कभी पूजा भी मुझसे उसी फ़ोन से बात करती थी। मैंने उसको फ़ोन दिया है, वो बात करती है, पूजा भी बात करती है। ये बात दोनों बहनों ने अपने भाई और अपनी माँ से छिपा के रखा था। इसलिए माँ और भाई को ये पता नहीं था कि इनके पास कोई मोबाइल फ़ोन भी है। उसको ऑफ़ करके रखती थी और दिन में जो बात इन लोगों की, भट्ठे पर वो मुंशी था, ये लेबर थे, जो बात हो जाती थी उसी समय में ये बाहर निकल कर फ़ोन ऑन करके उनसे बात किया करती थी। घटना वाले दिन की बात उसने बताई कि वहाँ जो वो जब वो बाहर निकली, यही तय हुआ था कि 6:45 बजे तुम फ़ोन करना है, 7 बजे फ़ोन करना। तो ये वहाँ से चली गई जहाँ ईंट की पथाई करके कच्ची ईंटें लगाई गई थीं, जो जहाँ पे इसका काम होता है। वहाँ कच्ची वाली ईंटों की दीवार की आड़ में इसने बात करना शुरू किया महेश मुंशी से। उसे ये पता नहीं था कि उसके दीवार के जो कच्चे ईंटें जो बनाई गई हैं भट्ठे में लगाने के लिए, उसकी दीवार खड़ी हो जाती है, उसके उस तरफ उसकी माँ शौच के लिए गई हुई है। माँ ने ये नोटिस किया कि अंशिका किसी से बात कर रही है। वो दबे पांव धीरे धीरे दीवार के उस तरफ नज़दीक आई और उसने बातचीत का कंटेंट सुना। वो उधर से फिर उसके पास आई और उसके फ़ोन को छीनने लगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से गाली देने लगी। फ़ोन अंशिका ने अपने कपड़ों में छिपा लिया, लेकिन इस जल्दबाजी में वो उसे ऑफ़ करना या कट करना भूल गई। दूसरी तरफ से महेश मुंशी पूरी बात सुन रहा था। महेश ने बताया कि उसकी माँ बहुत ही गंदी गंदी बुरी बुरी गालियाँ दे रही थी और कह रही थी कि तुम लोगों की इसी आदत की वजह से तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, तुमसे कौन शादी करेगा, पता नहीं किससे बात कर रही थी और तमाम तरह के उसको उपमाएँ दे रही थी, तमाम तरह से गालियाँ दे रही थी। वहीं से आवाज़ लगाकर उसने अपने बेटे राम प्रताप शर्मा को, यानी अंशिका के भाई को बुलवा लिया। उसको बताया, उसको
मैंने कहा कि वो बार बार कह रहा था कि बहुत ख़राब ख़राब शब्दों का, ये देखो ये कहाँ कर रही है, किससे मुँह काला कर रही है, क्या कर रही है, वो ये बता नहीं रही है, उसका नाम भी नहीं बता रही है। भाई भी गुस्से में था, उसने 2-3 थप्पड़ मारे और उसे गिरा दिया। बोले आज इसको मार डालेंगे, हम लोगों की भी बदनामी हो रही है और इनकी शादी नहीं हो रही है, कौन शादी करेगा इनसे। इतना कह के उसने उसका गला दबाना शुरू किया। थोड़ी देर में वो बेहोश हो गई। जब उसका गला दबाना शुरू किया और उसकी आवाज़ आने लगी तो महेश मुंशी ने कहा मैं डर गया, मैंने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, पूरे कॉल लॉग को डिलीट कर दिया, जो छोटे मोटे एसएमएस वो हम उसको भेजते थे या वो छोटा मोटा जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी जो भेजती थी वो सब डिलीट कर दिया। मैं समझ गया कि कोई न कोई गंभीर घटना हुई है उसके साथ। ये बात जैसे ही ये लीड आगे बढ़ी, पुलिस ने थाने पर मृतका अंशिका और पूजा की मां कमला देवी और भाई राम प्रताप शर्मा को बुलवाया। ये दोनों भी वहां आ गए। शुरुआती ना नुकर के बाद फिर दोनों ने पूरी बात बताई। जब मां ने आवाज़ देकर भाई को बुलाया तो उसने पहले 2-4 थप्पड़ मारे, फिर गिरा दिया और फिर मां ये पूछती रही कि किसका फ़ोन था, किससे मुँह काला किया है तूने। इस तरह की बातें जो गाँव की महिलाएं बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करके कहती हैं कभी कभी गुस्से में, तो उस तरह से वो अपनी बेटी को कह रही थी। और वो कह रही थी कि दबा दे इसको, मार दे, जब तक ये बोलती नहीं और नहीं बताएगी तो मार दो। इसी दबाव बनाने के चक्कर में जैसा उसने बताया उसके भाई राम प्रताप शर्मा ने कि थोड़ी देर में वो बेहोश हो गई। हिलाया डुलाया गया, वो बिल्कुल होश में नहीं आ रही थी। आवाज़ पास में ही खड़ी हुई थी उसकी बड़ी बहन पूजा। पूजा को आवाज़ दे के उसकी माँ ने कहा कि पानी ले आ जरा, इसके मुंह पे छींटा मार, अभी ये उठ के खड़ी हो जाएगी। वो दौड़ के पानी ले आई, मुंह पे तमाम छींटे मारे, लेकिन वो होश में नहीं आई। ये थोड़ा घबराए, इन्होंने कान लगा के चेस्ट की तरफ ये देखने का प्रयास किया कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। सांस के चलने की इनको कोई भनक नहीं लगी या कोई गतिविधि नहीं मालूम हुई। माँ बेटे दोनों उसकी नाड़ी देखने लगे और थोड़ी देर बाद ये बोले कि ये तो मर गई। जैसे ही पूजा ने ये सुना कि ये मर गई, वो वहाँ से भागने लगी। राम प्रताप यानी उसका भाई उसके पीछे पीछे भागा। मुख्य मार्ग से भट्टे को जोड़ने वाली कच्ची सड़क के पास, वहाँ भी पथाई का काम होता है, लेकिन वो इन लोगों का नहीं था, दूसरे किसी का था। वहाँ उसको पकड़ के गिरा दिया और बोले तू कहाँ भाग के जा रही, गवाही देगी कि हमने मारा है। पीछे पीछे उसकी माँ भी आ गई और इस बार माँ ने उसका हाथ पकड़ा और फिर उसने सीने पे सवार होकर उसका गला दबा दिया। जब चलने लगा तो उसको ये महसूस हुआ कि अरे ये लगता है कि इसको ये मरी नहीं है। उसने फिर नाड़ी पकड़ी और फिर सांस, जैसे उसने अंशिका का किया था पूरा वैसा ही किया और उनको लगा कि ये मर गई। वहाँ से वो लोग वापस घर आ गए, माँ बेटे दोनों घर आ गए। करीब 1 घंटे बाद फिर इसको डाउट हुआ कि कैसा ऐसा क्यों लग रहा था कि वो मरी नहीं है, चल के देखाते हैं। उसने कहा अगर जिंदा होगी तो हंसिया ले चलते हैं, उसकी गर्दन काट देंगे। घर से हंसिया उठाया और उसको लेके माँ को लेके वहाँ देखने पहुँचा। अब की बार उसने जब नाड़ी पे हाथ लगाया तो उसे नाड़ी पर बहुत हल्की हल्की उसको ऐसा लगा कि शायद ये मरी नहीं है। उसने माँ से कहा कि हम यहीं इसका गला काट देते हैं, नहीं तो पुलिस हम दोनों को जेल भेज देगी। उसने कहा भट्टे पर कुछ नहीं करना, पहले तो उसको चल के जो मर गई है उसको पहले ठिकाने लगाओ। ये दोनों वहाँ गए। राम प्रताप शर्मा ने अपने कंधे पे उसकी बॉडी को ले लिया। वो बेसिकली उसके वो जो सड़क है उसको पार करके उस तरफ जंगल में ले जाना चाहते थे, लेकिन तभी कोई गाड़ी आ गई और वहीं सड़क के किनारे अंशिका की बॉडी को फेंक के वो लोग वहाँ से भागे इसको देखने के लिए। फिर उसने कहा कि अपनी माँ से कि इसको मार दीजिए, नहीं ये काल हो जाएगी हम लोगों के लिए।
तो माँ ने कहा कि नहीं, गला नहीं काटो या ऐसे नहीं मारो, इसको ले चलते हैं, यहाँ से दूर ले चलते हैं। पहली वाली बॉडी जहाँ फेंकी थी उससे सड़क पार करके आगे की तरफ वो लोग जहाँ राम कुमार का खेत था वहाँ ले जाकर फेंक दिया। फिर इनको डाउट हुआ कि ये जिंदा है कि मर गई, जिंदा है कि मर गई। राम प्रताप ने कहा कि ये पेड़ में, उसने चंद्रमा की रात थी, हल्का हल्का उजाला था, देख लिया कि एक डाली है जिसमें इसको लटकाया जा सकता है, और पास में सारे खेतों के किनारे वही सफ़ेद वाला चमकीला तार लगा हुआ था। उसने एक तार काटा। उसने कहा कि माँ से कहा कि तुम ज़रा सहारा करके इसको तने से थोड़ा ऊपर उठाओ, तब तक मैं गला इसका बांध के ऊपर खींच दूंगा। और यही किया। जैसे ही वो फंदे पर झूली, बॉडी में हरकत होने लगी। इसका मतलब वो उस समय जिंदा थी जब इन लोगों ने उसको लटकाया था। शायद इसीलिए पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम हैंगिंग आया था। ये वहाँ से चले आए, परेशान हुए, दोनों मार दिया, अब क्या करें। तो इन्होंने सबसे पहले अपने मालिक को फ़ोन किया। इनके मालिक का अली हसन अंसारी, जो भट्टा मालिक थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने फ़ोन उठाया करीब 1:30 बजे 2 बजे, और उनसे कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है, कुछ गलतियाँ हमसे हो गई हैं बॉडी। उन्होंने कहा फ़ौरन जाके इनका अंतिम संस्कार कर दो, इसमें मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ना मैं आऊँगा। उनके मना करने के बाद अपने सगे बहनोई अनिल शर्मा को फ़ोन लगाया और उनसे कहा कि फ़ौरन चले आओ, कुछ बड़ा कांड हो गया हम लोगों से। अनिल शर्मा आ गए। अनिल शर्मा ने कहा कि अगर सवेरे पुलिस को पता लगा तो पुलिस सबको बुलवा लेगी और तुम दोनों चले जाओगे जेल, ना घर के रहोगे ना घाट के। ये हुआ कि फिर इसको यहाँ कैसे अंतिम संस्कार करें। ये तय हुआ कि अगर कोई गाड़ी मिल जाए तो इसको यहाँ से जो 10-12 किलोमीटर दूर नदी है वहाँ पर फेंक आते हैं, पत्थर बांध के ऊपर से फेंक देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इन्होंने फिर भट्टा मालिक को फ़ोन किया कि अपनी गाड़ी हमको दे दीजिए, आप मत आइए हम। फ़ौरन भट्टा मालिक ने कहा कि खबरदार, न मैं गाड़ी दूंगा न मैं आऊँगा, और पुलिस आएगी, तुम लोग जानो, तुम्हारा काम जाने। इसी सब उहापोह में और लोगों से बात करने में भोर हो गई, 4 बज गया। और सुबह 4 साढ़े 4 बजे किसी सड़क से निकलने वाले किसी व्यक्ति ने वो लाश देख ली। वहीं से चिल्लाना शुरू हुआ। जब चिल्लाना शुरू हुआ तो ये सभी लोग भाग के वहाँ गए। भट्टे के और भी लोग वहाँ पहुँचे और तब बहुत हल्ला हो चुका था। इतनी सारी बात पता लगने के बाद कि दोनों बच्चियों की हत्या उनके भाई और माँ ने की है, और 2 लोग जिनमें उनका बहनोई अनिल शर्मा, जिसको पूरे प्रकरण की जानकारी थी लेकिन फिर भी उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया, और दूसरे भट्टा मालिक जिनको भी पूरे प्रकरण की जानकारी थी लेकिन पुलिस उस दिन भी, पूरी रात भी और अगले दिन अंतिम संस्कार तक परेशान थी। ये सब मौजूद थे दोनों, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो कमला देवी यानी माँ और वादी मुकदमा राम प्रताप शर्मा, जिसने अपने बहनों की हत्या का 302 का मुकदमा लिखाया था, ये दोनों उसी मुकदमे में बतौर मुलजिम अरेस्ट किए गए और जेल भेजे गए। बाकी बहनोई अली शर्मा और भट्टा मालिक अली हसन, इन दोनों के विरुद्ध 115, 120 और 202 आईपीसी का अपराध इनके विरुद्ध पाया गया और इनको भी जेल भेज दिया गया। सभी अभी जेल में हैं और अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। आज की ये घटना शुद्ध रूप से ऑनर किलिंग की घटना है। 2 लड़कियां जवान थीं, शादी नहीं हो रही थी या शादी हुई नहीं थी, बहुत ही गरीब थीं,
और ऐसे लोगों पे आसपास मंडराने वाले लोगों की गिद्ध दृष्टि बनी रहती है। किसी से बात करते भी किसी ने देख लिया तो हल्ला होता था कि फलां लड़के से फलां लड़के। लावारिस थी, भट्ठे पर रहती थी, सबकी निगाह थी। चोरी चोरी बात करने पर वो पकड़ी गई और माँ को लगा कि शादी भी नहीं हो रही है, बदनामी भी बहुत हो रही है, और भाई को भी गुस्सा आ गया और भाई और माँ ने मिलके दोनों को मार डाला कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। गरीबी, अशिक्षा, समाज में बदनामी, समाज का ताना कि शादी क्यों नहीं करते, आवारा घूम रही हैं, यही ऑनर किलिंग के इंग्रेडिएंट्स हैं और यही दोनों उन बेचारी लड़कियों के हत्या का कारण बने। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इस बात से या जो मेरी इस विवेचना से या मेरे इस ऑब्जर्वेशन से सहमत होंगे। अगर सहमत नहीं हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।